कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुधन बीमा योजना पे और साथ ही भाइयों करेंगे चर्चा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज के महत्व पे और लेंगे भाइयों जानकारी फसलों का चूहों से बचाव कैसे करें। तो करें भाई शुरुआत एक चर्चा थे पशुधन बीमा योजना। देखो, पशुधन हमारे जो किसान भाई हैं चाहे हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो बिल्कुल अपने आय का जो उनका साधन हो सिर्फ पशुधन है, उनके लिए जो पशुधन बीमा योजना है उसका संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा सहयोग से कराया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अगर हम पिछले आंकड़े भी देखें तो उसमें लगभग 3 लाख से अधिक पशुपालक भाइयों ने लगभग 6.5 लाख पशुओं का बीमा करवाकर एक नया आयाम स्थापित किया है। और इस योजना का भाइयों मुख्य उद्देश्य है राज्य के पशुपालकों को पशुधन का बीमा कराकर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना कि अचानक किसी पशुपालक भाई के पशु की अचानक अगर मृत्यु हो जाए तो उससे होने वाला जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान उस पशुपालक भाई ने किसान भाई ने होगा, उसकी भरपाई करने की एक योजना है और बहुत हद तक किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी मददगार भी साबित हुई है। और इस योजना के अंतर्गत भाइयों अब तक जो है लगभग 42 करोड़ रुपए की जो बीमा क्लेम राशि है वो बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक भाइयों को वितरित भी करी जा चुकी है। और बीमा योजना की जो सफलता है उसको देखते हुए सरकार जो है इसको आगे भी जो है इस योजना को चला रही है। और योजना के अंतर्गत भाइयों जो लाभार्थी हैं वो अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। और योजना में भाइयों 2 प्रकार के पशुओं का इसमें वर्गीकरण किया गया है, इनकी पशुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है बड़े पशु और दूसरे हैं छोटे पशु। जो बड़े पशु हैं भाइयों उसमें गाय, भैंस, जोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल इत्यादि इसमें शामिल करे गए हैं। और छोटे पशुओं भाइयों भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर इनका बीमा करवाया जा सकता है। और साथ ही भाइयों हर परिवार में 5 पशुधन यूनिट का जो बीमा करवाया जा सकता है, यानी कि 1 पशुधन यूनिट का मतलब है 1 बड़ा जानवर या फिर 10 छोटे जानवर। इसके साथ साथ भाई जो गौशालाएं हैं वो भी अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। और एक परिवार तो भाई जो आश्रय जो पति पत्नी और जो उनके डिपेंडेंट बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं। और योजना का जो लाभ है और जो पशुधन बीमा योजना है इसके अंतर्गत जो चयनित लाभार्थी हैं उसमें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में जो करार है उसके अनुसार इस योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा भाइयों पशुधन का 1 वर्ष के लिए सुनिश्चित बीमा राशि जो है वो 1.49% की दर तय प्रीमियम लिया जाएगा। और जो सरकार है उसके द्वारा इस योजना का लाभ जो है सस्ती दर पर अधिक से अधिक पशुपालकों को पहुंचाने के लिए सुनिश्चित जो है किया गया है। और इसके लिए भाई जो अनुसूचित जाति के पशुपालक भाई हैं उनके पशुओं का बीमा निःशुल्क कराया जाएगा। साथ ही इसी के साथ जो अन्य वर्गों के लाभार्थी हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये के प्रति पशुधन हर साल देकर अपने बड़े पशुओं का और सिर्फ 25 रुपये देकर हर साल अपने जो छोटे पशुधन हैं उनका बीमा करवाया जा सकता है। और पशुपालक का जो अंशदान है वो हर पशुधन हर साल 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये और पशु की अगर दूध देने की क्षमता के अनुसार भी वो तय कराया जाएगा, जिसका जो है अगर जो शेष जो प्रीमियम राशि है वो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ही इसमें वहन करी जाएगी। और इतना ही नहीं भाइयों, जो पशुपालक अपने पशु का 3 साल का जो बीमा भी करवा सका है, परंतु 3 साल का जो पशुधन बीमा करवाने के लिए हरियाणा सरकार जो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है उसका अनुमोदन बहुत जरूरी है भाइयों। और जो पशुधन बीमा कवरेज है इसकी बात करें तो भाइयों इस योजना के अंतर्गत जो बीमित पशुधन है उसकी अगर आकस्मिक जो है मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए हमारे पशु की, तो उसके इसमें कवर कराया जावा है। और बीमा को और जो बीमा हो जाए उसके बाद जो है शुरुआती 21 दिन तक जो केवल दुर्घटना से मृत्यु का कवरेज इसमें शामिल है। और उसमें भाई साथ में पुलिस की सूचना बहुत ज़रूरी है। और पशु की अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका जो कवरेज बीमा कराने के लिए 21 दिन का जो है शुरुआती समय होगा। और पशुधन की चोरी
कवरेज खातिर भाइयों इसमें कोई शामिल नहीं किया गया है। और योजना के अंतर्गत भाइयों गाय भैंस का जो अधिकतम जो मूल्य निर्धारित किया गया वो है 83,000 रुपये से लेकर 83,000 रुपये और 88,000 रुपये। और जो भारवाहक पशु हैं उनका अधिकतम जो मूल्य सुनिश्चित किया गया भाई वो है 50,000 रुपये। इसी तरह जो छोटे पशु हैं, बकरी है, भेड़ है, सूअर है, उसको अधिकतम जो है सुनिश्चित मूल्य जो है वो 10,000 रुपये है। और गाय भैंस की जो बीमित राशि है उसका निर्धारण भाइयों पशुधन की जो दूध देने की क्षमता है उसके आधार पर ही कराया जावा है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जैसे साहिवाल नस्ल की जो दुधारू हमारे पशु हैं, तो अगर वो 10 लीटर तक दूध दे रही है दिन में तो उसका 40,000 तक का, 10 से 15 लीटर वाले जो पशुधन है उसका 41,000 तक लेकर 60,000 तक का बीमा है। और 15 लीटर से अधिक दूध देने वाले जो पशुधन है उनका 61,000 से 83,000 रुपये तक जो है इसमें बीमा है। और साथ ही भाइयों जो बात करें हम जो भेड़ है, बकरी, सूअर हैं, तो उसमें जो मादा है 1 से 3 साल तक की उसके लिए 6,000 रुपये, जो नर है उसका 10,000 रुपये है। और भारवाहक जो पशुधन है हमारे जैसे घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, 2 से 8 साल की उम्र तक उसका जो है 50,000 रुपये का बीमा कवर है। और बछड़ा बछड़ी है, कटड़ा कटड़ी है गाय भैंस के 6 महीने से 1 साल तक के लिए 10,000 रुपये। और जो बेड़ी या ओसर जो गाय हैं उन खातर भाइयों 1 से 2 साल तक के लिए 20,000 रुपये तक का इसमें बीमा सुनिश्चित है भाइयों। और बात करें भाई पशुधन बीमा हमने अगर करवाना है तो किस तरह करवाएं, तो बीमा के लिए जो है इच्छुक जो लाभार्थी हैं वो सरल पोर्टल पे या फिर अपने कोई भी निकटतम जो ई सेवा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, अंत्योदय केंद्र है या अटल सेवा केंद्र है या कोई ई दिशा केंद्र है तो उसके माध्यम से आवेदन कर सके हैं। और पशु बीमा कराने खातर जो आवश्यक जो दस्तावेज हैं जो हमने कागज चाहिए वो है एक तो परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है, मतदाता पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या राशन कार्ड की कॉपी हो। साथ ही भाइयों पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो पशु चिकित्सक या कोई जो अधिकारी है, पशु अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए पशु के स्वास्थ्य का। अनुसूचित जाति और बीपीएल का प्रमाण पत्र हो। और प्रीमियम राशि भाइयों लाभार्थी अंशदास के रूप में जो है वो 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये प्रति पशुधन हर साल। और जो छोटे पशुधन है उसके लिए 25 रुपये हर साल जो है योजना का लाभ किसान भाई या पशुपालक भाई ले सकेंगे। साथ ही भाइयों पशुधन का टैग जो कि 12 अंक का बार कोड है उसके साथ साथ लाभार्थी के साथ पशुधन की फ़ोटो और पशुधन की तो भाइयों चारों तरफ से जो है साफ सुथरी फ़ोटो का होना जरूरी है। साथ ही बैंक की जो नई पासबुक है उसकी कॉपी हो और जो रद्द किया गया बैंक का चेक है उसकी कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी इसमें शामिल है। जो पशुधन बीमा क्लेम अगर प्राप्त करना है, जानवर की जब मृत्यु हो जाए होने पर इस दशा में भाई लाभार्थी जो है वो बीमा कंपनी से ये रकम ले सके हैं। और साथ ही साथ भाइयों 24 घंटे के अंदर अंदर जो है सूचना देना जरूरी होगा। इसके उपरांत भाइयों लाभार्थी द्वारा अपने निकटतम ई सेवा केंद्र से संपर्क करके पशुधन बीमा के लिए सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से क्लेम खातर आवेदन करा जा सके है। और बीमा कंपनी के करार के अनुसार भाइयों 24 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी के जो सर्वेक्षक है उसके द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण में अगर पशु चिकित्सक द्वारा जो पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही लाभार्थी को जो है पशु का जो शव है उसको निपटान करना होगा। और इस प्रकार भाइयों पशुपालक द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के उपरांत निर्धारित समय से बीमा कंपनी का जो है क्लेम राशि का जो भुगतान कराया जा सकेगा। और जो पशुधन बीमा क्लेम प्राप्त करने खातर भाइयों जो जरूरी दस्तावेज है वो एक तो मृत पशु की सूचना, साथ ही बीमा पॉलिसी की प्रति, कान का टैग, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पशु चिकित्सक द्वारा लिखी गई उपचार की रिपोर्ट और जो नई बैंक पासबुक है या जो कैंसिल चेक है उसका होना जरूरी है भाइयों। और इस योजना के तहत भाइयों जो बीमित पशुधन है उसको बेचे जाने की दशा में पशुधन बीमा का हस्तांतरण खरीदने वाले के पक्ष में करने से पहले बीमा कंपनी को सूचित करना बहुत जरूरी है। और साथ ही भाई 50 रुपये शुल्क देकर बीमा का जो है हस्तांतरण आसानी से कराया जा सके है। अन्यथा जो है पशुधन के क्रय या जो विक्रय और हुए जो पशुधन की सूचना है उसके अभाव में अगर पशुधन की मृत्यु हो जाएगी तो दावे का भुगतान नहीं हो पाएगा। साथ ही जो पशुधन का टैग है किसी भी कारणवश कांत निकल गया है, गिर गया है, उस अवस्था में भाइयों जो टोल फ्री नंबर है सरल
पोर्टल पे, उस पर जो है फ़ोन करके कंपनी को और अपने जो निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी है उसको सूचित जरूर कर दें। और दूसरा टैग लगवाने के लिए भाइयों बीमा कंपनी को सूचना दे दें, यह ज़रूरी है। और नहीं तो भाइयों जो दोबारा टैग जो है पुनः टैग जो है पशुधन की सूचना के अभाव में अगर पशुधन की मृत्यु हो जाएगी तो दावे का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमने करी भाई चर्चा पशुधन बीमा योजना पे। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। और भाइयों अब बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेल्सियस। और जिक्र करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय का, तो कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि प्रसार में सोशल मीडिया के महत्व और उसकी भूमिका पे। नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे टमाटर फसल की देखभाल पे और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक और देसी तरीकों से फसलों में कीट नियंत्रण किस तरह करें। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन, सुनिया रागणी। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, अब क्यों देर लगाई। बहू क्यों देर करे से, क्यों ना घर ने चाले, केले जैसा गात बहू का खड़ी पदम निसिहाले, चार असर पी तेरी पीतस घले, चार असर पी तेरी पीतस घले, बहू तेरे मुंह दिखाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। मेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। पल्लाठा मुँह देखण लगी, पल्लाठा मुँह देखण लगी, कच्चा रूप का चाला, गोरा 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 गात बहू का जन तेरा चाल उजाला, सबसे डंगे निराला से, हाँ सबसे डंगे निराला से, बहू धन से जिसने जाई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई। तेरी तायस पीतस कच्ची होके बहू मिल के तारण आई, चाल बहू घर उठ ले, क्यों देर लगाई।
से जोड़ी का यो ते दोवण न जलता गे तेरा फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा हाँ फुल्लो फड़ो सुहाग तेरा जियो नंदी का भाई चाल बहू करा उठ ले क्यों दे लगाई तेरी ताय से पिता से जियो के बहू में के तरन आई चाल बहू करा उठ ले क्यों दे लगाई तुल्ले रामे शरण सतगुर की तुल्ले रामे शरण सतगुर की कार सीख ली गावन की सत की डोर जा छूट हाथ में फेर नहीं अथावन की तेरे बहू अड़ आवन की हाँ तेरे बहू अड़ आवन की मारे घर घर पट्टे मिठाई चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई तेरी ताय से पिता से कटियो के बहू मिल के तारण आई चाल बहू घर उठ ले क्यों देर लगाई। ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा। इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन न बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। और किसान भाइयों, ये करें चर्चा अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज इनकी मिलेट्स के महत्व पे। किसान भाइयों, मिलेट का मतलब है छोटे दाने वाले मोटे अनाज, जिन्हें धान्यों या फिर अंग्रेजी में मिलेट भी कहते हैं। और सामान्य तौर पर भाइयों बाजरा मिलेट में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और मिलेट भाइयों वास्तव में छोटे बीज वाली जो घासों का एक समूह है जो व्यापक रूप से विश्व में अनाज वाली जो फसल है या जो मानव भोजन है, हमारा जो पशुओं का जो चारा है, उसके रूप में भी उगाए जाए हैं। और यजुर्वेद में ग्रंथों में तो इसका बहुत उल्लेख करा गया है। और लगभग 50 साल पहले तो भारत में मिलेट जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, इसका हम मुख्य रूप अनाज के रूप में इस्तेमाल करें थे। लेकिन धीरे धीरे इसका महत्व कम होता गया क्योंकि भारतीयों ने जो है पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर मिलेट को नकार दिया और ये कहने लगे कि भाई ये तो गांवों का जो है या जो ग्रामीण इलाके में है उसमें खाने वाला एक अनाज है। और उसके कारण भाइयों बाजार में इसकी मांग कम होती चली गई, खेती कम होती चली गई। तो जो मिलेट है अगर इसमें हम बांटें तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में है। एक है ऋणात्मक धान्य, यानी कि इनको लगातार खाओगे तो भविष्य में कई तरह के रोगों की संभावना रहेगी, जिस तरह गेहूं और चावल। और दूसरे अनाज है, धान्य है, वो है तटस्थ, यानी कि ग्लूटेन मुक्त जो है मोटे अनाज, उन हम तटस्थ धान्य कौन है। और इसके सेवन तो भाइयों शरीर स्वस्थ रहेगा, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है और प्रोसो इत्यादि है। एक है सकारात्मक धान्य, यानी कि पॉजिटिव ग्रेन्स, छोटे अनाज,
पॉजिटिव ग्रेन कहलाव हैं। इनमें जैसे कंगनी है, सामा है, सनवा है, कोदो है और छोटी कंगनी इसमें शामिल है। जो तटस्थ धान्य है, जो न्यूट्रल ग्रेन है और जो सकारात्मक धान्य है, इनकी जो पॉजिटिव ग्रेन है, इनको हम मुख्य रूप से संयुक्त रूप से ही मिलेट कहते हैं। और मिलेट जो है, अगर हम इनके स्वास्थ्य लाभ की बात करें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं ये, तो अलग अलग प्रकार के मिलेट जो है उसका महत्व अलग अलग है। हर एक मिलेट का अपना महत्व है। जैसे बाजरे में कैल्शियम, ज्वार में पोटाशियम और फास्फोरस, कंगनी में फाइबर, कोदो में आयरन नामक जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाओ हैं। इसलिए भाइयों हमने अपने भोजन में सही तरीके से मिलेट को खाते रहना जरूर चाहिए भाइयों। अगर सुपर फूड, स्मार्ट फूड है मिलेट। क्यों? क्योंकि कम पानी, कम उर्वरक और कम कीटनाशकों का उपयोग करते हुए हम कम उपजाऊ जमीन में भी मिलेट्स ने उगा सके हैं और ज़्यादा ऊंचे तापमान पर भी ये आसानी से उगाए जा सके हैं। मिलेट अपने गुणों, अपने पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन बी है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम, कॉपर और सेलेनियम इत्यादि, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसाइनिन और सेपोनिन और लिग्नस एक ऐसा पावर हाउस है जो शरीर के इंसान के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखे है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसलिए भाई इसने सुपर फूड भी कहा है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रखा है मिलेट भाइयों ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ गेहूं और मक्का की तुलना में ज़्यादा पोषक तत्वों तो भरपूर है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम पाया जाओ है और उच्च मात्रा जो डाइटरी फाइबर है वो, और साथ में अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज लवण भी इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, जिससे जो हमारा रक्त है उसमें शुगर की मात्रा कम रहा है, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसका स्तर ये मेंटेन करके रखा है। साथ ही वजन घटाने में भी कारगर है मिलेट खाने तो भाई वजन कम करने में मदद मिला है। जैसे बाजरे के आटे तो बनी जो चपाती है, अगर हम उसने नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करेंगे और नाश्ते में भी हम मिलेट में शामिल करेंगे तो मोटापे को कम करा जा सकता है। हृदय के लिए भी अच्छे माने जाओ मिलेट्स, क्योंकि भाइयों मिलेट्स में जो है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है और इसी के कारण भाइयों ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ने कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है और आर्टरीज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर रहा है। यानी कि जो आर्टरीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमदा नहीं, उसकी वजह से जो है हमारा हृदय स्वस्थ रहा है। साथ ही भाइयों कैंसर कोशिका से भी लड़ने में मदद कर रहा है मिलेट, क्योंकि फॉक्सटेल और प्रोसो जो वैरायटी के मिलेट है वो कैंसर कोशिकाओं के विकास ने रोकने में भी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। साथ ही जो मिलेट्स है उसमें फाइटोकेमिकल सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कोलन, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर के कैंसर आदि जो कैंसर है या उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण ने कम करते हैं। साथ ही हमारी जो पाचन शक्ति है उसने बढ़ाने में मदद करें मिलेट्स। इस तरह कब्ज, पेट का फूलना, सूजन, ऐठन जैसी जो परेशानियां हैं वो कम से कम हुए हैं और साथ ही भाइयों लीवर और किडनी जैसे जो अन्य महत्वपूर्ण अंग है उसके स्वास्थ्य में भी सुधार करें हैं। साथ ही जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसने भी बढ़ाने में मदद करे हैं मिलेट्स भाइयों। और जो बाजार में उपलब्ध अलग अलग तरह के मिलेट्स हैं, जैसे कि बाजरा है, बाजरे की खेती शुष्क और उच्च तापमान में मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में करी जावा है। ये प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, फाइबर और थायमिन और नियासिन का एक अच्छा स्रोत माना जावा है। इसमें तांबा, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, फोलिक एसिड और अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में पाए जाओ हैं। बाजरे के सेवन तो भाइयों हड्डी मजबूत, खून की कमी पूरा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का कम होना, कैंसर की संभावना का कम होना और साथ ही भाइयों अस्थमा में राहत, शुगर का स्तर भी कम करने में मदद करे है और कब्ज की समस्या ने भी ठीक करे है। इससे शरीर मजबूत बना है। और एक बात का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि जो थायराइड के रोगी हैं उन्हें हर रोज बाजरा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह भाइयों जो रागी है, चेना है, कंगनी है, कुटकी है, ये सब जो है इनके अपने अपने महत्व हैं और हमारे शरीर में जो है एक ऊर्जा का संचार करे हैं और जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी कमी ने भी ये पूरा करें साथ के साथ। और भाइयों इबले में जानकारी आज की नसीहत के तहत फसलों का चूहों से बचाव कैसे करें। किसान भाइयों हम सब जाना है कि जो चूहे हैं वो हमारी फसलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ है और फसल के अगर घर में भंडारी जो अनाज है उसने भी नुकसान पहुंचाओ है। कीमती वस्त्र हैं, जरूरी कागज हैं, लकड़ी है, कीमती सामान है, उसने भी जो चूहे हैं वो कुतर दे हैं।
और अपने मल मूत्र या अपने बालों के द्वारा भी जो है जो हानिकारक जीव हैं, परजीवी हैं, वो हम तक पहुंचाता है और उससे कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाए। और जो चूहे भाइयों, खासतौर पर जो भंडारित अनाज है उससे हमें चूहों से बचाना है। साथ ही चूहे जो है खेतों में अधिकतर बिल बनाकर हुए हैं और रात के समय जो है खाना खोजने के लिए बाहर निकला है। यूँ तो जहाँ भी खाने का सामान मिलेगा वहाँ चूहे ज़रूर मिलेंगे और ये जो है चूहे हमारी फसल ने, हमारे अनाज ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। तो इनको नियंत्रित करने के भाइयों कई विधि हैं। या तो हम यांत्रिक तरीके से इसको नियंत्रित कर लें, क्योंकि भाइयों चूहों में सूंघने की, सुनने की, खाने की और स्वाद चखने की एक खास शक्ति है और जिसके कारण भाइयों इनको नियंत्रित करना कुछ कठिन भी हो जाए। इसलिए भाइयों फसल की कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाए तो खेत में पानी जरूर लगावें, खेत की सिंचाई कर दें, ताकि जो बिला में जब पानी जाऊँगा तो चूहे जो है उसमें बाहर आ जाएंगे, तो इन हम इकट्ठे करके कहीं दूर छोड़ सकते हैं। या फिर जो है पिंजरों का प्रयोग करके भी भैंसुओं को पकड़ा जा सकता है और इनको जो पकड़ कर जो है अपने खेतों से और जो दूसरी जगहों से दूर ले जा सकें, यानी इन्हें मार दें। और रासायनिक तरीका है जिस तरह जिंक सल्फाइड की जो दवाई है वो चूहों को मारने में सक्षम पाई गई है और इस जहर को भाई चूहों के जो मनपसंद खाना जिस तरह ज्वार है, बाजरा है, गेहूं, चना है, मक्का है, उसमें मिलाकर जो है खिलाने तभी है जो हम चूहे हैं उनको नियंत्रित कर सके हैं। साथ ही भाइयों एक बात का और जो है, अगर हमने जो चूहे नियंत्रित करने हैं उसके लिए भाइयों हम साथ में जो चूहा मार अभियान है उसके तहत भी जो है चूहों को ख़त्म कर सके हैं, या फिर धूमीकरण विधि द्वारा भी चूहों पर नियंत्रित पाया जा सके हैं। चूहों को धूमीकरण द्वारा मारा जा सका है। खासतौर पर जो चूहे को जो हम रसायन के माध्यम से मारा है, उन्हें जो जहरीली गैस छोड़ने वाली जो एल्यूमिनियम फास्फाइड की दवाई की जो टिक्कियां हैं उससे भी जो है उनको ख़त्म किया जा सका है। और इस विधि से भाइयों एक दिन पहले ही सभी बिलों को अच्छे तरह बंद कर दें और अगले दिन जो बिल खुले हैं उनमें इस दवाई की 3 ग्राम वाली जो है आधी टिक्कियाँ प्रति बिल के हिसाब से डाल दें और बिलों को फिर मिट्टी से ढक कर बंद कर दें। हमने कुछ बातों का ध्यान भी रखना, सावधानी भी इसमें हमने रखनी है कि जो ये दवाई है वो जहरीली दवाई है, इनको बच्चे, पालतू जानवर जो हमारे पक्षी हैं, पशु हैं, उनसे दूर रखना है और इस तरह भाइयों हम जो है चूहों पर नियंत्रण पा सकेंगे। ये तो भाइयों ली जानकारी आज की नसीहत के तहत फसलों को चूहे से बचाव कैसे करें। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।